नमस्कार, मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अकेला विंडो मिलता है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जो कि हर रविवार हम 9:30 बजे आपके लिए लेकर के आते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कमोडिटी बाजार पर, क्योंकि कमोडिटी बाजार को लेकर के बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल किए हैं। सोने चांदी में निवेश को लेकर के अब क्या रणनीति होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझना चाह रहे हैं कि अब जब बारिश का मौसम थोड़ा सा शुरू होने वाला है तो हम क्या करें सोने और चांदी में, और ख़ासतौर पर जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उस पर क्या किया जाना चाहिए, कच्चे तेल की स्थिति क्या है और क्या मेटल्स में निवेश आपको फ़ायदा दे सकता है। इन तमाम मुद्दों पर अगर आप कमोडिटी निवेश में थोड़ी सी रुचि रखते हैं या अगर नहीं भी रखते हैं तो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपको मेरा यकीन है कि कुछ न कुछ नई जानकारियाँ ज़रूर मिलेंगी और आपका इंटरेस्ट ज़रूर हम पैदा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने वंदना भारती, जो कि कमोडिटी एक्सपर्ट हैं इस प्रोग्राम में, बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। आप SMC कमोडिटी में एक्सपर्ट हैं, हेड ऑफ रिसर्च। और 01123097648 ये हमने डेडिकेटेड फ़ोन लाइन्स आपके लिए खोल रखी है। 2309766747 ये दोनों ही फ़ोन लाइन्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें सीधे सवाल कर सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि स्थानीय जेवरात की जो मांग निकलने से दिल्ली सराफा बाजार में शनिवार यानी कल 23 मार्च को सोना 80 रुपये बढ़ा 33,130 पर प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा। इस दौरान औद्योगिक ग्राहक के आने से चांदी भी 30 रुपये चमकी और 39,300 का स्तर प्रति किलोग्राम देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो शुक्रवार को पीली धातु की चमक बढ़ी रही। लंदन में सोना हाजिर बाजार में 1,313.20 डॉलर प्रति औंस पर रहा। अप्रैल का अमेरिकी सोना वायदा भी $6 बढ़ा और 1,319.60 डॉलर प्रति औंस पर बोला गया। विदेशी बाजारों में चांदी हाजिर मामूली गिरावट के साथ शुक्रवार को $15.42 प्रति औंस पर रही है। शुरुआत सोने चांदी से ही करते हैं। वंदना जी, बहुत धन्यवाद एक बार फिर से वक्त निकालने के लिए। इस वक्त क्या किया जाए और डिमांड और सप्लाई की स्थिति क्या है, अगर हम सोने से ही शुरुआत करें तो? बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी बुलाने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके का समीकरण बन रहा है और जिस तरीके का माहौल है अभी, जो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का, ये एक इशारा कर रहा है कि हमें सोने में फिर से अपना जो निवेश है वो यहाँ पे शुरू करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। रीज़न यहाँ पे ये है कि अगर आप वर्ल्ड इक्विटी मार्केट को लें, वहाँ एक टेंटेटिव माहौल है और अप एंड डाउन दोनों चीज़ें देखी जा रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि 2018 में जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ वो हम देखें कि 19 में भी कंटिन्यू है और ये लग रहा है कि इतनी जल्दी यहाँ पे जो समाधान है वो निकल के यहाँ पे नहीं आएगा। साथ में देखिए कि सोने का जो नेगेटिव कोरिलेशन है वो डॉलर इंडेक्स से, और वहाँ पे भी लगातार गिरावट आ रही है। क्रूड प्राइसेस जो हैं वो अपसाइड हैं। और सोने में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जब भी हमारे यहाँ मानसून अच्छा होता है तो वहाँ पे हमारे यहाँ फिजिकल गोल्ड की जो बढ़त डिमांड है वो बढ़ती है यहाँ पे। और साथ में जो हमारा ट्रेडिशनल बाय था वो तो यहाँ पे हो रहा है। ETF में भी यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लोज आ रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो लगातार यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं माहौल में एक हड़बड़ी है और एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा सा डवाडोल हो रहा है। इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ भी हम जा रहे हैं, चाहे वो US हो चाहे चाइना हो। तो यहाँ पे एक सेफ हेवन बाइंग निकल के आ रही है। और मुझे लग रहा है कि 2019 की अगर हम पूरी बात करें तो एक बार सोने में जो भी लोअर लेवल मिल रहा है, चाहे वो 31,500-600 तक का लेवल मिल रहा है, वहाँ तक एक बार बाइंग करनी चाहिए एक रेंज में। और अगर 2019 की बात करें थोड़े लंबे टर्म में, तो मुझे लग रहा है कि 33,500 से लेके 33,800 तक का जो लेवल है वो सोने में आते हुए देखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ETF बाइंग करनी है, बॉन्ड एक बहुत अच्छा विकल्प है जहाँ आपको 2.5% का एक्स्ट्रा एक इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे। और चाहे आप फिजिकल बाइंग करना चाह रहे हैं, ये एक अच्छा समय है। और सबसे अच्छी बात है कि सरकार हॉलमार्क ज्वेलरी की बात कर रही है, पैन इंडिया। तो आपको एक सेफ्टी मिलेगी कि आपका जो भी आप सोना ले रहे हैं वो प्योर है, क्योंकि इसमें मिलावट की काफ़ी शिकायतें आती थी। तो सारी चीज़ें हैं, एक इंडिकेशन दे रही हैं कि आउटलुक जो है वो स्ट्रांग है। और ये प्रेस्क्रिप्शन तो आपका निवेशक के लिए है, आपने रेंज भी बताया। अगर कोई देखिए, कांचन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांचन जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बताइए जी। हाँ जी, अच्छा, कांचन साधु खां वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। जी कंचन जी, सवाल कीजिए। हाँ अच्छा, मेरा सवाल है जो सोने में, हाँ मेरा, अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। टेलीविज़न और फ़ोन के ज़रिए आप हमसे बात कर रहे हैं, इसलिए आपका इको आ रहा है टीवी का। जी, सवाल कीजिए जल्दी कंचन जी। हाँ
तो मैं सोने पे SIP कर सकता हूँ? सोने पे निवेश के SIP के बहुत धन्यवाद माध्यम से आपका वक्त निकालने के लिए। सोने में SIP के क्या ऑप्शंस हैं? मुझे लग रहा है इनके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है कि अगर आप ETF करते हैं तो आप यहाँ से 1 ग्राम से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप हर महीने अपने पोर्टफोलियो के अनुसार आपका जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है तो SIP आप कर सकते हैं। 1 ग्राम सोने के दाम के बराबर आप शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास डीमैट अकाउंट होगा, उसके थ्रू आप ऑनलाइन भी यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। तो ये बहुत साधारण सा ऑप्शन है और जिस तरीके से आप शेयर की बाइंग और सेलिंग करते हैं उसी तरीके से आप समय रहते आप ETF में बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं। सब कुछ डिजिटल है यहाँ पे। वंदना जी, लेकिन बहुत सारे लोग उपभोक्ता के तौर पर भी सोना खरीदने की सोच रहे होंगे, तो उनके लिए क्या है जो कि सोने को जेवरात के लिए और थोड़ा सा सहेज करके अपनी अगली पीढ़ी के लिए रखना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए ये ठीक समय है खरीदारी का? एक तो उनका क्या होता है कि जब अगली पीढ़ी के लिए रखते हैं या 5 साल 10 साल आगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है जो 500-600 का जो रेंज होता है वो बहुत मायने नहीं रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन उन्हें देखने को मिलेगा 31,500 से 600 का। वो इनके पास एक बहुत अच्छा लेवल रहेगा जहाँ से ये बाइंग करके चल सकते हैं। और मेरे ख्याल से है कि जब आप ज्वेलरी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले प्योरिटी पे ध्यान देना होगा। हॉलमार्क ज्वेलरी अब हर जगह मिल रही है। दूसरी चीज़ है कि मेकिंग चार्जेस जो हैं वो कटते हैं, तो इन्हें मेकिंग चार्जेस जहाँ पे इन्हें कम मिल रहा है और हॉलमार्क ज्वेलरी भी है वहाँ पे आप प्रेफर करिए। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से सोने में सेंट्रल बैंक्स की भी बाइंग बढ़ रही है वो काफ़ी रिमार्केबल है यहाँ पे। और नई नई कंट्रीज़ आ रही हैं, पोलैंड ने निवेश किया है इसमें, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ आ रही हैं। ब्रेक्जिट डिले है, ब्रेक्जिट डिले की वजह से भी काफ़ी लोग यहाँ पे सोने में निवेश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेडिशनल चैनल है हमारा सोने में निवेश का, ये कंटिन्यू यहाँ पे रहना चाहिए। तो आज मनी मंत्र में आप सवाल कर सकते हैं कमोडिटी सेक्टर से जुड़ा हुआ, और अब मेटल से या फिर कहें सोने चांदी से हम थोड़ा सा बढ़ते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। चलिए, दिल्ली से एक दर्शक और हमारे साथ आ चुके हैं। नमस्कार। नमस्ते सर, आपका सर मार्केट जिस वीक का आपने बोला था कि आज मनी मंत्र आएगा सर, धन्यवाद सर। मार्केट जिस वीक और मनी मंत्र को सर रिपीट करें सर। मेरा ये जैसे वंदना जी कह रहे थे कि विश्व में जैसे मंदी है तो सोना और बढ़ेगा, और सर कौन से सेक्टर में शेयर मार्केट कौन से सेक्टर में भी रहना चाहिए और कौन से में निकलना चाहिए और कौन से शेयरों में अपन को ऐसी करनी चाहिए? सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब शनिवार को हम लोग ये जो प्रोग्राम लेकर के आते हैं बाजार इस हफ्ते जिसे मार्केट दिस वीक कहते हैं, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है हम शेयर या स्टॉक मार्केट के अलावा जितने भी पर्सनल फाइनेंस के एवेन्यूज हैं उस पर करते हैं। आज जैसे हम कमोडिटीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, किसी दिन हम फॉरेक्स पे चर्चा करते हैं, किसी दिन हम सोचते हैं कि आपको इंश्योरेंस के बारे में बताया जाए, किसी दिन हम म्यूचुअल फंड्स पे चर्चा करते हैं। तो कोशिश ये होती है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी के जरिए आपको निवेश के जो तमाम रास्ते मौजूद हैं, पूरा दायरा, उनसे परिचित कराया जाए। और इसीलिए आज वंदना जी आई हैं। और जब शेयर मार्केट की बात करेंगे तो आप शनिवार को जो हमारा कार्यक्रम है 6:30 बजे उसमें शामिल हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद। और अगर आज कमोडिटी के बारे में कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, क्योंकि आपने फ़ोन किया है। और नहीं तो आप ज़रूर अगले शनिवार तक का इंतजार कीजिए, हम आपको सेक्टर्स भी बताएंगे और जो शेयर स्पेसिफिक आपके जो सवाल हैं उसका भी समाधान करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। तो अब थोड़ा सा हम एग्रीकल्चर की तरफ आते हैं। और हमने देखा कि जो मार्च की शुरुआत में डेरिवेटिव्स में जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर जो फंड हाउसेज हैं उनको इजाज़त दी गई है। क्या असर पड़ेगा और इसका मतलब क्या है अगर हम समझना चाहें आपसे? ये एक बहुत बड़ा कदम हुआ, क्योंकि अगर विदेशी बाज़ार में देखें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी मार्केट में हम देखिए म्यूचुअल फंड्स की एंट्रीज़ होती हैं। और उसके लिए क्या है कि मार्केट जो है उसमें लिक्विडिटी बहुत आएगी। इसके लिए जो दायरा है वो एक्सचेंज को भी बढ़ाना होगा। यहाँ पे छोटे लॉट साइज़ हैं, पोजीशन लिमिट्स वगैरह हैं, वो उन्हें यहाँ पे थोड़े से एक्सपेंड करने होंगे, क्योंकि इनकी जो पोजीशंस होगी वो बड़ी होंगी। चाहे आप वेदांता को ले लें, फिर अगर आपको लग रहा है कि एल्यूमिनियम से आ रही है, हिंडाल्को आ रही है, तो ये बहुत बड़े लेवल पे ये निवेश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड से मुझे लग रहा है कि किसी को अगर एक पैकेज मिल रहा है ओवरऑल, यहाँ पे मतलब रेडीमेड पैकेज मिल रहा है कमोडिटी में निवेश करने का, तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बढ़िया रास्ता रहेगा। और निवेशक को एक ही कमोडिटीज़ की स्पेशलिटीज़ यहाँ पे नहीं जाननी होगी। दूसरी चीज़ है कि लिक्विडिटी यहाँ पे बढ़ेगी, एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो कुछ जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं, बिड एंड आस्क का गैप होता है, वॉल्यूम यहाँ पे कभी कभी ड्राई होती हैं, वो सारी चीज़ें रहेंगी। और जो यहाँ की जो कंपनीज़ हैं जो बाहर के बाज़ारों में जाके हेजिंग करती हैं, उनके लिए यहाँ पे है कि अब वो फिर यहाँ पे हेजिंग कर सकते हैं, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। करेंसीज़ में जो हेजिंग करनी होती है, इनफैक्ट अगर कोई मेटल्स की कंपनी है वो LME में अगर हेजिंग कर रही है,
फिर वो अगर LME में हेजिंग कर रही हैं तो उन्हें फिर INR को भी हेज करना होता है, डॉलर INR भी हेज करना होता है। तो वो सारे रास्ते यहाँ पे खुलेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे इन्फ्लोज आएंगे जो कि इस मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो असर क्या पड़ेगा भारतीय कमोडिटी बाजार पे, क्या असर पड़ेगा कीमतों पे? अगर कोई उसका फ़र्क पड़े तो आप हमें समझा सकते हैं जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो मेजर कमोडिटीज़ है जिसमें हम कंज्यूमर है, मेजर कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, इंपोर्टर हैं, उसके बावजूद भी हम प्राइस सेटर नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है अजय जी, अगर आप देखें तो LME में लंदन जो है, UK है, कोई बहुत बड़ा हब नहीं है फिजिकल मेटल्स का, लेकिन वो प्राइस सेटर है क्योंकि वो जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका कंट्रोल उसके पास है। तो अब उसके बाद चाइना ने अप्रोच किया, अब हम चाइना के मार्केट को, चाहे वो शंघाई हो चाहे वो डालियन हो, हम उसे देखते हैं और दुनिया भी देखती है। तो अगर इस तरीके से जैसे LME के वेयर हाउसेस भी यहाँ सेटअप होने की बात हो रही है और काफ़ी उस पर बातें चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिजिकल मार्केट के लिए तो बाज़ार दुनिया हमें अभी देख रही है। और फिर हम एक वर्ल्ड पे अभी रिसेंटली आए हैं और चाइना के बाद अब एक लग रहा है कि जो एक्सपेंशन मोड में है इंडियन इकोनॉमी, तो ऐसे बढ़ते हुए इकोनॉमिक माहौल में अगर कमोडिटी मार्केट जो अगर फ्लोरिश होता है तो यहाँ पे हम प्राइस सेटर बन जाएंगे, मतलब एज कम्पेयर टू हमें एक प्राइस टेकर। अभी जो हम प्राइस टेकर है वो हम प्राइस सेटर बन जाएंगे। तो हमारा एक बेंचमार्क हो जाएगा कि हमारे दुनिया जो है वो देखेगी कि भारत में ये चीज़ कितनी चल रही है। और एक चीज़ और है कि आर्बिट्रेज का मौका मिलेगा। तो अच्छी बात है कि हम लोग प्रोड्यूसर होने के साथ साथ अगर उसको हम ट्रेडिंग एक हब अपने आप को भी बनाएं तो उसका फ़ायदा इकोनॉमी को भी मिलेगा। आशुतोष प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार आशुतोष जी। नमस्कार जी, सवाल कीजिए। नमस्कार जी। आपके टीवी का वॉल्यूम शायद मैं म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए कुछ सलाह चाहता हूँ आपसे कि उनको जैसे होता है। आपके टीवी का वॉल्यूम खुला हुआ है आशुतोष जी, एक बार फिर से सवाल रिपीट कीजिए। जी, मैं म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए कोई सेगमेंट आप हमको बताएं कि हम किसमें निवेश करें लंबे टाइम के लिए। मैं आपसे वही गुजारिश करता हूं कि जब भी आप ये मनी मंत्र की प्रोग्राम की शुरुआत होती है, आप देखिए बिल्कुल लाइव हम एक निश्चित टॉपिक पे फोकस करते हैं। आज हमने कमोडिटी का मुद्दा उठाया जिसमें हम सोने, चांदी, मेटल्स या फिर एग्रीकल्चर कमोडिटी में बहुत सारे लोग निवेश करते हैं और इसलिए हमने आज का मुद्दा उठाया। म्यूचुअल फंड्स के लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगले हफ्ते या फिर उसके आने वाले हफ्ते में हम ज़रूर आपसे बात करेंगे और म्यूचुअल फंड को लेकर के अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है आपका तो आप हमें कर सकते हैं। जी, कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में? नहीं सर, वो उसी जानना चाह रहा था कि किसमें निवेश किया जाए जिसमें हमको अच्छा से अच्छा लाभ मिले। तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उसके जो हमें बताते रहे हैं उसके आधार पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप छोटे निवेशक हैं और छोटी छोटी राशि म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं तो आप SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि के लिए करते हैं तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड, और अगर आप थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आपको डेट म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। थोड़ा सा बैलेंस म्यूचुअल फंड भी है जो कि दोनों में निवेश करते हैं। तो आपके अपने जोखिम को एक तरह से आधार है उसका तय करना है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद लेकिन गुजारिश फिर से एक बार कि आप मनी मंथ की शुरुआत में आप देखिए कि फोकस क्या है उस कार्यक्रम का, और नीचे लगातार जब हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं लगातार आपको बता रहे हैं कि आपको सवाल किस पे करना है और नंबर्स भी फ्लैश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मनी मंत्र। इस खास प्रोग्राम में बने रहिए और देखते रहिए DD न्यूज़। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू। ये मीटर तेजी से आपकी सारी सेविंग्स खत्म कर देगा। तो आज ही policybazaar.com पे जाओ, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लो सिर्फ 500 रुपए महीने में। देखो देखो घड़ी है ये, सोनी तन्हा पड़ी है ये, जो समय का पूरा खेल है, तुझे हाथ बिना वो फेल है। स्कूटर की भी हालत है ऐसी, चलती है ये जैसी तैसी, स्कूटर आगे बढ़ नहीं पाए, जब एक ही टायर दम लगाए। कुछ ऐसा ही लोकतंत्र है, सब शामिल हो इसका मंत्र है। मतदान हर महिला का अधिकार, वो हर जगह बराबर की हकदार, कोई भी महिला वोट देने से चूके ना। याद रहे इस महा त्योहार एक भी वोटर छूटे ना। For more information, log on to nvsp.in or call Voter Helpline 1950. पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा।
पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। लाइफ की कोई गारंटी नहीं, इसलिए policybazaar.com से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवा लो सिर्फ 490 रुपए महीने में, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मनी मंत्र और आज हम चर्चा कर रहे हैं कमोडिटी बाजार की। वंदना भारती जो कि एसएमसी कमोडिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च हमारे साथ बनी हुई है। वंदना जी, यूएस चाइना ट्रेड वॉर को लेकर के बातचीत अभी चल रही है, लेकिन कमोडिटी मार्केट पे उसका असर क्या होगा वो थोड़ा सा अगर समझा पाएँ। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये देखें तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 19 में भी इसका कोई भी निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा, लगातार बातें हो रही हैं। इसमें मेन ये है कि इसमें नुकसान तो ये होगा कि ट्रेड डील जो है अगर ये नहीं हो पाता है तो चाइना से डेफिनेटली इनका जो ट्रेड रिलेशन है ऑलरेडी ख़राब हो चुका है और वो आगे भी आएगा। लेकिन इसके फ़ायदे भी हैं, काफ़ी सारी कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिसका कि व्यापार जो है वो इंडिया की तरफ यहाँ पे आ सकता है। खासकर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की मैं बात करूँ तो चाइना में काफ़ी डिमांड है सोयाबीन की, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है वहाँ पे जिसे उन्हें फीड करना है। दूसरी चीज़ है कि कॉटन की काफ़ी डिमांड है, सोया ऑयल मिल्क केक की डिमांड है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे ट्रेड डील नहीं होता है तो भारतीय किसानों के लिए एक थोड़ी सी यहाँ पे राहत की बात होगी, क्योंकि कॉटन में ऑलरेडी यहाँ पे प्रोडक्शन कम है, सोयाबीन में प्रोडक्शन अच्छा है, मस्टर्ड में प्रोडक्शन अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिजिकल डिमांड जो है वो यहाँ पे 2019 में आ सकती है और कुछ कंसाइनमेंट्स जो हैं वो जा सकते हैं। पेपर वर्क वहाँ का थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, चाइना का थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कॉटन कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो कॉटन ऑयल सीड केक हो, कॉटन हो, कपास हो, सब में यहाँ पे प्राइसेस में 2019 में एक इजाफा आते हुए देख सकते हैं। साथ में अभी ये लग रहा है कि जो सप्लाई साइड है काफ़ी स्मूथ है ऑयल सीड्स में। अगर चाइना का डिमांड आता है तो मुझे लग रहा है कि एक बार ऑयल सीड्स में भी 2019 में हम तेज़ी आते हुए देख सकते हैं। तो यूएस चाइना ट्रेड डील का नहीं होने का दुनिया पर तो असर होगा, लेकिन भारतीय बाजार में मुझे लग रहा है कुछ पॉजिटिव असर होगा। भारतीय बाजार पर इसका पॉजिटिव असर पड़ने की उम्मीद। अभय चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार अभय। हेलो। अभय प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैम, चांदी 2008 में जब 70 रुपीज गया था, 70,000 रुपीज पर किलो, पर केजी। जी जी। तो अभी उसका क्या रहेगा मैडम फ्यूचर? सिल्वर का वो जो हाइज है उससे लोग एक तरह से उबर नहीं पाए हैं, जो गिरावट आई नहीं पाए हैं। और एक चीज़ बता दूं कि वो रैली जो थी वो यहाँ पे काफ़ी कुछ इसमें स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स थे वहाँ पे, और वहाँ से एकदम हम लोगों ने स्लो डाउन आते हुए देखा था। अब जी चांदी ऐसी चीज़ है जिसका इंडस्ट्रियल डिमांड तो है यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हम काफ़ी सालों से काफ़ी स्लो मूव आते हुए देख रहे हैं, लेकिन ये ऐसी कमोडिटी है जिसमें बहुत छोटा टाइम फ्रेम मैं नहीं लेना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर 2 से 3 साल अगर कोई फिजिकल चांदी खरीद के रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि सिल्वर में ETF की यहाँ पे वो ऑप्शंस नहीं हैं। हालांकि काफ़ी बार एक्सचेंज रेगुलेटर से ये गुजारिश की गई है कि इसका ETF लेके आएँ, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा निवेश रहेगा जिनको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर रेशियो जो है कहीं ना कहीं वो एवरेज होता है 1:70 पे, जो कि 1:85 है। यानी कि गोल्ड अभी भी जो है वो बुलिश टेरिटरी में है, जबकि सिल्वर उसको ओवरकम नहीं कर पा रही है। लेकिन यहाँ पे देखें तो जो माइन सप्लाई होती है, सिल्वर का अपना कोई मेजर माइंस नहीं होता है, ये बाय प्रोडक्ट होते हैं कॉपर के, जिंक के, बॉक्साइट के, और जिस तरीके से प्रोडक्शन कट हो रहे हैं अदर मिनरल्स के चाइना में, तो उसका इम्पैक्ट चांदी के प्रोडक्शन पे पड़ेगा। हालांकि जो इंडस्ट्रियल यूजेस है वो यहाँ पे स्टडी हैं, तो धीरे धीरे जो डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम है ये थोड़ा सा टाइट होगा, और जो सप्लाई सिचुएशन है वो थोड़ा यहाँ टाइट होगा, उसका एक इजाफा हमें चांदी में देखने को मिलेगा। मैं यहाँ से बहुत शार्प रैली अभय जी नहीं उम्मीद कर रही हूँ, लेकिन अगर आप 2 साल 2.5 साल का यहाँ पे टाइम फ्रेम रखते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे फिजिकल चांदी भी लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं 40-41 हज़ार का विद ऑल टैक्सेस आपको फिजिकल अवेलेबल है। अगर ये बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं, अगर आप लेके रखते हैं और लंबा नज़रिया रखते हैं 2 से 3 साल तक का, तो उस अवधि के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस एक बार
51,000 तक का जो है लेवल वो देख सकती है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा लिक्विडेटिव आपको ऑफर है चांदी में कि यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं। और फाइनली अगर हम क्रूड ऑयल बाज़ार की बात करें तो वहाँ पर क्या स्थिति है और किस तरह के ट्रेंड आपको देखने को मिल रहे हैं क्या, क्योंकि उसका असर भारतीय इकॉनमी पे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस से बहुत ज़्यादा पड़ता है, और क्या इंडिया अब थोड़ा सा उस पोजीशन में आ रहा है कि कंफर्टेबली ट्रेड कर पाए अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो? जी, क्रूड ऑयल तो बहुत पॉलिटिकल कमोडिटी है, सबसे बड़ी बात है। और जितनी ही पॉलिटिकल कमोडिटी है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो मेजर कंपोनेंट्स है वो क्रूड है, तो किसी भी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जब खासकर कि वो इम्पोर्टर हो। तो मेरे ख्याल से क्रूड का जो सिचुएशन है इसमें हम देख रहे हैं कि ओपेक जो है वो एडमेंट है, ओपेक प्लस रशिया की हम प्रोडक्शन कट करेंगे और जून तक वो बिल्कुल भी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने की उसमें नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जय जी कि सऊदी अरेबिया जो कि बहुत अच्छा एक फ्रेंड माना जाता था यूएस का, उन्होंने बोला है, यूएस ने कहा कि प्रोडक्शन को आप बढ़ाइए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने कहा कि नहीं अभी हम प्रोडक्शन कट के ही उसमें रहेंगे। तो मेरे ख्याल से है कि सप्लाई साइड थोड़ा सा स्टेबल यहाँ पे रहेगा। हालांकि यूएस के साइड से बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, ईरान का प्रोडक्शन अभी पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो डिमांड और सप्लाई सिचुएशन है वो अभी बिल्कुल, अभी तो फिलहाल बैलेंस्ड है, लेकिन अभी थोड़ा भी यहाँ पे अगर डिमांड में बढ़ता है, समर डिमांड बढ़ता है, तो प्राइसेस ऊपर की तरफ $65 तक आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये ध्यान में रखना होगा कि प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहे हैं, और थोड़ा भी सप्लाई साइड यहाँ पे बढ़ता है या फिर डल सीजन आता है तो मेरे ख्याल से नीचे में एक बार $52 का एक सपोर्ट है। तो ये मान के चलना होगा कि $52 से $65 का एक जोन है, $13 का, इसमें क्रूड ऑयल यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। महाराजगंज चलते हैं और वहाँ पर एक दर्शक हमारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, आप क्या नाम है सर आपका और सवाल कर सकते हैं प्लीज? संजीत कुमार अग्रहरी है। अग्रहरी साहब बताइए जी, सवाल कीजिए। जी, सोने पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं 3-4 महीने के लिए, क्या वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा? कितने इन्वेस्ट किया जाए, सोने पे या चांदी पे? कितना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? जी 2 लाख के आसपास। बहुत धन्यवाद। सोना चांदी 2 लाख रुपए, क्या ऑप्शन देंगे? नमस्ते सर, इनका मतलब जो अवधि है वो थोड़ा सा कम है यहाँ पे, फिर भी मैं ये एक सीजनल यहाँ पे पैटर्न होता है। अगस्त के बाद हम देखते हैं कि सोने में हमेशा उछाल आता है, तो थोड़ा सा इनका 1-2 महीने का अगर वो अवधि इनकी बढ़ती है तो मेरे ख्याल से सोना यहाँ पे रहेगा। अगर 2 लाख का पोर्टफोलियो है तो मैं इन्हें कहूँगी कि 70 से 80 हज़ार ये सोने में लगा है, और चांदी मुझे यहाँ पे बेहतर लग रही है। चांदी में मुझे लग रहा है कि क्योंकि सोना ऑलरेडी हायर साइड पे 32,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा इजाफा, यहाँ पे 33,500 तक का लेवल मुझे लग रहा है। लेकिन चांदी में भी मैं आपको बोलूँगी कि एटलीस्ट 50-60 हज़ार या 70 हज़ार का जो निवेश है वो आप ज़रूर चांदी में करें, क्योंकि चांदी में मुझे लग रहा है कि इस साल हो सकता है कि हम 42,000 का लेवल आते हुए यहाँ पे देखें। तो दोनों में आप बैलेंस करके 1:1 का भी रेशियो यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो रिटर्न है वो आप यहाँ पे चांदी में एक्सपेक्ट करके चलें। बहुत धन्यवाद वंदना जी वक्त निकालने के लिए और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? मेरी स्ट्रैटेजीज पे कंपनी में कुछ पोजीशंस हो सकती हैं, पर्सनल मेरा यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं है। बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। तो मनी मंत्र के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अलग अलग दायरे और अलग अलग जो मौके हैं उनको समझने के लिए इस प्रोग्राम के साथ आप बने रह सकते हैं। हर रविवार 9:30 बजे ये खास प्रोग्राम सिर्फ हफ्ते में एक बार आता है। मनी मंत्र में आज सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज की निष्पक्ष, निडर और बेबाक कवरेज। पहली बार कोई भारतीय मीडिया पहुंचा है इजराइल और सीरिया के पास मौजूद एरिया ऑफ सेपरेशन पर। इस वक्त जहां पे हम खड़े हैं वो पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां से महज 25 किलोमीटर दूर है। सीज फायर वायलेशन में सबसे ज्यादा निशाना इस गांव को बनाया गया। जान जोखिम में डालकर हर चुनौती का सामना करने का साहस। दंतेवाड़ा में ये घटना लोकतंत्र का जो पर्व है उस पर सीधा हमला है। इस समय रात के 2 बजे हैं और आप देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से एक फायर आया है। अति संवेदनशील जगहों से खबरों को पहुंचाने का जज्बा। दूरदर्शन की टीम सबसे पहले गंगोत्री धाम पहुंची। जीरम घाटी से होते हुए ये सड़क जो जा रही है सुकमा तक। We are at the easternmost garrison of the Indian Army along the line of actual control with China. डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। An eye on big news of the day with a close watch on developing stories, news of the nation